हेलो एंड वेलकम। यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका सेट नंबर 6 है आज। जैसे कि आपको पता है कि हर एक वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन जो 10 एमसीक्यूज़ है उनको डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेट। सेट नंबर 6 है हमारा। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो 5 सेट नहीं देखे हैं तो पहले वो ज़रूर देख लेना। आपके जो प्रीलिम आने वाला है 2022 का यूपीएससी का, उसके लिए काफ़ी वो बेनिफिट करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर पुराने ही हो तो वही काम जो आप पहले करते हो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पे कमेंट जरूर कर देना। जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर जरूर करना साथ में। चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये फर्स्ट वीडियो थी, इसमें 1 से 10 तक थे, इसमें 11 से 20 तक होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो वीडियो है वो बाइलिंगुअल रहने वाली है। इसमें मैं इंग्लिश में भी आपसे बात करूंगा एंड हिंदी में भी आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 मैंडेट्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू हेल्प द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये कह रही है कि जो हमारी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी उसमें ये कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की हेल्प करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, द अनटाइड ग्रांट्स out of the total grant in aid allocated by the center is to be utilized for payment of salaries by the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एड देगी, ग्रांट्स देगी, उस पैसे को पंचायती राज अपनी जो उनके सरपंच है, पंच है, उनकी सैलरीज के लिए पे करेगा। तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो गलत है और फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। थोड़ा आप देख लेते हैं इसके बारे में, पंचायती राज सिस्टम के बारे में। पंचायती राज मिनिस्ट्री इन मीटिंग विद 15th फाइनेंस कमीशन, जो अभी हमारे 15th फाइनेंस कमीशन हुई है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दी है पंचायती राज के बारे में, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। हैज़ पिच्ड फॉर 5-fold इंक्रीज इन फंड्स फॉर रूरल लोकल बॉडीज़। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए फंड और इंक्रीज कर दो, तो ये बात कह रहे हैं। द पंचायती राज मिनिस्ट्री, जो एक पंचायती राज मिनिस्ट्री है, हैज़ आस्क्ड फॉर 10 लाख करोड़ टू एलोकेटेड फॉर द 2020-21 टू 2025-26 पीरियड। तो इट मीन्स लगभग 5 सालों के लिए 10 लाख करोड़ और इन्वेस्ट करना है, जो कि इसके बारे में जो 2 लाख करोड़ ये एलोकेट करने की बात करी थी 14th फाइनेंस कमीशन ने। तो अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन, उन्होंने कहा है कि ज़्यादा पैसा लोकल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो 14th फाइनेंस कमीशन थे इनके चेयरमैन कौन थे, और आपने ये भी बताना है कि ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है इनके भी चेयरमैन कौन रहे हैं। दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है उनके बारे में कह रहे हैं, बताओ। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हमारे पास, एडिशनल टायर 1 80 बॉन्ड आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारी आरबीआई है वो 81 बॉन्ड्स को रेगुलेट करती है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, बैंक्स इशू 81 बॉन्ड टू सोर अप देयर कोर कैपिटल बेस टू मीट द बेसल नॉर्म 3। ये जो बेसल नॉर्म्स हैं इसको मीट करने के लिए, जो उनके लिए कोर कैपिटल चाहिए, उसके लिए इसको ये इशू कर रही है। बैंक्स इशूइंग 81 बॉन्ड कैन स्किप इंटरेस्ट पे आउट फॉर द पर्टिकुलर ईयर और इवन रिड्यूस द बॉन्ड फेस वैल्यू। तो ये जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है और जो भी पर्टिकुलर ईयर के लिए इसका इंटरेस्ट पे आउट होगा उसको भी स्किप कर सकते हैं, ये भी इसकी स्टेटमेंट है। तो लगभग तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट भी ओके है, सेकंड भी ओके है, थर्ड भी ओके है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो एडिशनल टायर 181 बॉन्ड है ये है क्या। ये बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स आर अ टाइप ऑफ परपेचुअल बॉन्ड्स दैट डू नॉट हैव एनी एक्सपायरी डेट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। विच इज इशूड टू रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये दो बातें आपने याद रखनी है, एक तो इनकी एक्सपायरी डेट कोई नहीं है, दूसरी लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए इनको इशू किया जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं।
अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी SBI है, हैज़ रेज्ड 4000 करोड़। अभी अभी हमारी SBI ने 4000 करोड़ के बॉन्ड इशू किए हैं, जो 81 बॉन्ड है। दे आर लाइक एनी अदर बॉन्ड्स इशूड बाय द बैंक्स एंड कंपनीज। जो और भी बॉन्ड्स इशू होते हैं वैसे ही ये बॉन्ड होते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं होता, बट पे आ स्लाइटली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स। बट इनमें डिफरेंस क्या है कि जो नॉर्मल हमारे पास बॉन्ड्स इशू होते हैं उससे ज़्यादा ये हमें इंटरेस्ट रेट देते हैं। ये जो बातें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको याद रखना, ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आगे चलते हैं। दीज बॉन्ड्स आर ऑल्सो लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज। जितने भी ये बॉन्ड होंगे इनको लिस्ट भी किया जाएगा और इनको ट्रेड भी कर सकते हैं एक्सचेंज पे, जो भी हमारी इंडिया की एक्सचेंज है। सो इफ़ एन 81 बॉन्ड होल्डर्स नीड्स मनी, अगर मान लो किसी ने 80 बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, अब उनका मन है कि उनको बेचना है, तो उनको वो बेच सकते हैं एक्सचेंज पे जाके सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, तो जो 81 बॉन्ड है इनको प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है और इसको सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सकता है। इन्वेस्टर्स कैन नॉट रिटर्न दीज बॉन्ड्स टू द इशूइंग बैंक। ये जो इन्वेस्टर है वो जिस बैंक ने इशू किया गया उसको वापस नहीं बेच सकते हैं, तो किसको बेचेंगे, वही बात है कि सेकेंडरी मार्केट में इसको बेच सकते हैं। एंड गेट द मनी, और वहीं से मनी गेट करेंगे, वैसे नहीं कर सकते। देयर इज़ नो पुट ऑप्शन अवेलेबल टू इट्स होल्डर, तो इनके लिए वो ऑप्शन है कि वो वापस उनको भेजें, बस सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। बैंक्स इशूइंग 81 बॉन्ड्स कैन स्किप इंटरेस्ट पे आउट्स। जैसे मैंने कहा था कि जो इंटरेस्ट पे आउट है उसको स्किप कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के लिए, और इवन रिड्यूस द बॉन्ड फेस वैल्यू, और ये भी हो सकता है कि ये जो बॉन्ड वैल्यू उसकी भी वो फेस वैल्यू को भी रिड्यूस कर दें। तो काफ़ी कंट्रोल है। देखो इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है और हमें पता है कि अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो ही हमें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलेगा। तो एज मोर एज रिस्क एज इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू इनर लाइन परमिट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है जी, इनर लाइन परमिट सिस्टम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहते हैं कि जो इनर लाइन परमिट सिस्टम है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, तो आपको बताना है कि वो सही है कि गलत है। तो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इट इज़ एन ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ये एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है दैट अलाउज इनवर्ड ट्रैवल ऑफ एन इंडियन सिटीजन इनटू अ प्रोटेक्टेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड। तो कुछ हमारी कंट्री में ऐसे एरियाज हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, और अगर उस एरिया में किसी इंडियन को ट्रैवल करना है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो उसको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब देखते हैं सही है गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल ट्राइबल एरियाज ऑफ द कंट्री। कहते हैं जितने भी कंट्री में हमारे ट्राइबल एरिया है ये सब जगह एप्लीकेबल है। मीन्स अगर आप कहीं भी कंट्री में, अपनी कंट्री में कहीं भी ट्राइबल एरिया में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको ये लेना पड़ेगा। तो भाई देखो ऑल, ये तो स्टेटमेंट होगी गलत, क्योंकि ये ऑल में नहीं है, ये कुछ पर्टिकुलर स्टेट में है, वो आपको आगे बताऊंगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यस, हम इसको अब डिस्क्राइब करते हैं। डॉक्यूमेंट है ये, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। नॉन नेटिव, आप इंडियन तो होगे लेकिन आप उस एरिया के नॉन नेटिव होगे और आप विजिट करना चाहते हो और स्टे करना चाहते हो उस स्टेट में कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो आपको ILP सिस्टम चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब अगर प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर 4 स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड। इन सब में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, खासकर जो इसके जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, तो आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। और जो हमारा लक्षद्वीप है, हमारी जो यूटी है, उसमें भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड है और वहाँ पर भी आपको इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इट मीन्स पूरे भारत में नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है, कुछ एरियाज में है। उसके बाद है हमारे पास ILP इज इशूड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। जो भी कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट होगी वही इसको इशू करेगी। और अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास 2 रास्ते हैं, आप इसको ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के दोनों रास्ते अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमें पता है डिजिटलाइजेशन पे काम कर रही है। तो जो जितना भी सरकारी सिस्टम है उसको ट्राई कर रही है कि वो डिजिटल हो। अब देखते हैं जिन स्टेटों की बात हो रही है, तो मैप जरूर देखना। ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा नागालैंड, ये रहा मणिपुर, ये रहा मिजोरम। तो ये वो स्टेट है जिसमें कि हमें इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ एरिया मैंने जैसे बताया था आपको, लक्षद्वीप का भी है, और ये रहा हमारा लक्षद्वीप, नीचे है भारत में, अरेबियन सी में ये हमारा। आप मुझे बताओ, ये हमारे अंडमान निकोबार हैं। 2 क्वेश्चन आपसे पुट करता हूँ, उनके आंसर बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो एक डिग्री चैनल है, ठीक है, अब वो कौन सा डिग्री चैनल है जो कि इसको डिवाइड करता है। दूसरी बात, अंडमान निकोबार में टोटल कितने आइलैंड्स हैं, टोटल कितने
आइलैंड्स है। आपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं और साथ में ये भी बता दें कि जो लक्षद्वीप है उसमें टोटल कितने आइलैंड्स हैं। तो आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये है किसी पर्टिकुलर किसी नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया कि कुछ नेशनल पार्क की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं ऊपर, आपको ये बताना है कि ये कौन सा नेशनल पार्क है। तो देखते हैं भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। इट हैज़ सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया एंड रामसर साइट। कहते हैं एक तो ये रामसर साइट है, दूसरा ये इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। इट इज़ लोकेटेड इन एस्चुरी ऑफ ब्राह्मणी, बैतरानी, धर्मा एंड महानदी रिवर सिस्टम। ये जो रिवर सिस्टम है, हमें पता है कि जो महानदी रिवर सिस्टम है ये सारे का सारा सिस्टम है उड़ीसा में मिलता है। तो जो भी नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उड़ीसा के पास का होगा। इट इज़ वन ऑफ उड़ीसाज, देखो उड़ीसा आ गया, फाइनेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विच हाउसेज 70% ऑफ द कंट्रीज एस्चुरी क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल हमारे जो इंडिया के 70% वही मिलते हैं। तो उड़ीसा की बात हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से पहला हमें हिंट क्या मिला है कि जो भी नेशनल पार्क होगा वो उड़ीसा का ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं। न्योरा वैली नेशनल पार्क है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है सिमलीपल नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर टी है गुरमोरा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 4 है भितरकनिका नेशनल पार्क। तो हमें पता है, अगर मैं हमें बेसिक भी आपने अगर पढ़ा होगा तो एक तो हमारा सिमलीपल उड़ीसा में आता है, दूसरा हमारा भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में आता है, बाकी उड़ीसा में नहीं आते हैं। तो इसका सही आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है वो है भितरकनिका नेशनल पार्क। अब बाकियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो न्योरा वैली नेशनल पार्क है ये है हमारे पास वेस्ट बंगाल में, तो इसका नाम याद रखना, और वेस्ट बंगाल में है। सिमलीपल जैसे मैंने आपको बताया कि ये उड़ीसा स्टेट में पाया जाता है इंडिया की में, तो ये भी हो गया। उसके बाद है आंसर तो हमें करेक्ट मिल चुका है कि इसका आंसर कौन सा है। उसके बाद है गौरमोरा नेशनल पार्क, ये भी हमें मिलता है वेस्ट बंगाल में, नदर्न वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज़ 9 द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन द कंट्री। याद रखना हमारी जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जो कि 9 हैं गिनती में। असम सेकंड नंबर पे आता है नेशनल पार्क की गिनती में, क्योंकि उसके पास अभी 7 है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें होती है जो पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है। ये मैप दिया गया है देखिए उड़ीसा का, ठीक है, और भितरकनिका जो नेशनल पार्क है उसके बारे में बताया गया है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे टर्टल्स हैं उनके बारे में है। फर्स्ट स्टेटमेंट है तेरापिन्स आर सी टर्टल्स। ये एक टर्टल का नाम बताया गया है जिसको हिंदी में हम कछुआ कहते हैं, उसकी बात चल रही है। ऑलिव रेडली टर्टल आर द मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल फाउंड इन द वर्ल्ड। तो ये जो ऑलिव रेडली टर्टल है ये भी एक टाइप टर्टल्स की है, ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं वर्ल्ड में, मोस्ट अबंडेंट है वर्ल्ड सी टर्टल में। तो इसमें करेक्ट हमें ढूंढना है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है, क्योंकि वो टर्टल तो है लेकिन वो सी टर्टल नहीं है, वो रिवराइन टर्टल है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है बी ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसकी डिटेल देखते हैं। द नदरन रिवरन तेरापिन, तो ये रिवरान टर्टल है हमारे पास, इतना क्लियर है। सेकंड, इसकी जो IUCN की लिस्ट में इसकी जो स्टेटस है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको क्लासीफाई किया गया है, तो ये भी याद रख लेना। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं था लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर बात करें ऑलिव रेडी टर्टल की, ये स्मॉलेस्ट है और मोस्ट अबंडेंट है वर्ल्ड में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। सबसे छोटा भी यही है और मोस्ट अबंडेंट भी यही है। अब कुछ मेजर नेस्टिंग साइट इन इंडिया। नेस्टिंग साइट मीन्स ऐसे एरिया जहाँ पर ये जो टर्टल है, सी टर्टल है, वो आके रहते हैं और अपने जो आगे बायोलॉजिकली ग्रोथ करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है रुस्कुल्या रॉकरी कोस्टल, जो कि उड़ीसा में है। सेकंड है हमारे पास गहरमथा बीच, भितरकनिका नेशनल पार्क में ये है। उसके बाद है माउथ ऑफ देवी रिवर। तो इन तीनों का नाम ज़रूर याद रखना, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। अब इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। ये ऑलिवल टर्टल है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, तो ये याद आप रख सकते हो। और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 में इसको एंटर करवाया गया है। अब टर्टल कंजर्वेशन इन इंडिया, देयर आर 5 स्पीशीज इन इंडिया। जो इंडियन वाटर है उसमें 5 स्पीशीज आती हैं टर्टल्स की, जैसे कि ऑलिव रेडली टर्टल, ग्रीन टर्टल, लॉजर हेड टर्टल,
हॉक्सबिल टर्टल एंड लेदरबैक टर्टल, इनके नाम भी याद कर लेंगे हम लोग। अब इनमें जो ऑलिव रिडली टर्टल है, लेदरबैक टर्टल है एंड लॉजर हेड टर्टल है, ये सारे के सारे हमारे पास वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। एंड हॉक्सबिल जो टर्टल है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंड ग्रीन टर्टल हमारे पास एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। तो इनका जो IUCN स्टेटस है, जो रेड लिस्ट में आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो। उसके बाद है दे आर प्रोटेक्टेड इन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में आते हैं ये और सारे के सारे। टर्टल्स हैव बीन प्रोटेक्टेड इन इंडिया अंडर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम। इंडिया में टर्टल्स को सेव करने के लिए जो एक प्रोग्राम चलाया गया है उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम। चलो जी, ये हो हमारा क्वेश्चन। और टर्टल के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिल चुकी है, इसको आप नोट कर लेना, एग्जाम में ये आपके लिए यूजफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है उसको कहते हैं, ध्यान से पढ़ो भाई। तो क्या है वो स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, किसी एक काउंसिल की बात हो रही है, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो FSDC है, ये एक बॉडी है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। सेकंड स्टेटमेंट है द रघुराम राजन कमेटी प्रपोज द क्रिएशन ऑफ FSDC। तो कहते हैं कि जो रघुराम राजन कमेटी है उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि भाई कोई ऐसी बॉडी बना दो जिसकी ज़रूरत है इंडिया में। अब पहले तो मैं आपको बता दूं स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की बॉडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है उनको हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोल देते हैं। तो जो भी बॉडी जिसका मेंशन किसी ना किसी आर्टिकल में होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जिस बॉडी का मेंशन किसी एक्ट में होगा उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। और जो बॉडी किसी नोटिफिकेशन से बनती है जिसको कि गवर्नमेंट बनाती है वो होती है हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो याद रख लेना। तो इसी हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो हमारी FSD है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको मैंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, और इसको चेयर करने वाली बॉडी जो है, जो इसको चेयर करते हैं वो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। जब भी इसकी मीटिंग होगी इसके चेयरमैन हमेशा ही फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इट्स मेंबर इंक्लूड्स, जो भी इसके मेंबर होंगे वो कौन कौन होंगे इस बॉडी के? ऑल फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स, जैसे कि RBI हो गया, सेबी हो गया, पेफ्डा हो गया, IRDA हो गया, इन सब के हेड होंगे। उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी हो गए, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गए, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये सारे के सारे इसी के मेंबर हैं, ऑल द मेंबर्स। और इट मीन्स हम आइडिया लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी होगी जिसमें कि इतने इतने बड़े लोग होंगे, मेंबर है, और उसके जो चेयरमैन है वो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोन चैलेंज इज अ ग्लोबल एफर्ट टू रिस्टोर डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड। ये जो बोन चैलेंज है इसका क्या काम है कि जो भी हमारे एरिया जो जिसमें फॉरेस्ट नहीं रहा है उसको दोबारा से फॉरेस्ट में लेके आना, और जो लैंड डिग्रेड हो चुके हैं उसको दोबारा से ठीक करना। द लीफ LEAF कोलिजन इज अ पब्लिक प्राइवेट एफर्ट। ये जो पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है इसका काम है प्रोटेक्ट करना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना, इसका काम है। अब हमारी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ और इसके बारे में देख लेते हैं, ये दोनों बातें आप याद कर सकते हो। कुछ और इंफॉर्मेशन क्या है? LEF जिसकी फुल फॉर्म है लोअरिंग एमिशन ऑफ एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस। कोलिजन वाज अनाउंस्ड एट द लीडर समिट ऑन क्लाइमेट 2021। जब ये लीडर की समिट हुई थी 2021 में, उस टाइम पे इसको अनाउंस किया गया था। इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स। ये काफ़ी एक बड़ा पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है। इट मीन्स इसमें कुछ पब्लिक के बंदे भी होंगे, जैसे कुछ कंट्री की गवर्नमेंट भी होगी, कुछ प्राइवेट इंसान भी होंगे, बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देगी। और इनका जो मेन काम है वो है ट्रॉपिकल एरिया के जितने भी फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना। इट इज़ अ कलेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ USA, UK एंड नॉर्वे। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इंडिया में इसका कोई रोल नहीं है इंडिया का, इसमें जो बड़ी बड़ी कंट्री जैसे कि USA हो गया, UK हो गया, नॉर्वे हो गया, यही आगे होकर इसको लीड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रैप्टर फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस सीड डिस्पर्सल विच इनडायरेक्टली इंक्रीज सीड प्रोडक्शन एंड पेस्ट कंट्रोल। जो रैप्टर्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस सीड
डिस्पर्सल्स को। तो जो हमारे सीड्स हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये रेप्टल्स उसको बेनिफिट करते हैं। ठीक है, ये एक टाइप के वर्ड्स होते हैं, पंछी टाइप होते हैं, वो ऐसा काम करते हैं। और इनडायरेक्टली ये जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं, मीन्स जो पेस्ट इंसेक्ट होते हैं उनको खा लेते हैं, और सीड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर दें, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह सीड को लेके जाएंगे जिससे कि इनमें ग्रोथ होगी। सेकंड स्टेटमेंट है, रैप्टर्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग इज एन एग्रीमेंट अंडर बोन कन्वेंशन। तो बोन कन्वेंशन के अंदर ये एक MOU साइन किया गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स, कि जितने भी माइग्रेटरी एनिमल्स हैं उनको हमें सिक्योर करना है, क्योंकि एनिमल्स, बर्ड्स और जितने भी नेचर के जितने भी सेक्टर्स हैं, जो भी नेचर है, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रैप्टर्स MOU इज लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। हाँ, ये देखो, अब कोई भी ट्रीटी होती है ना, वो लीगली बाइंडिंग बहुत कम होती है, तो ये कुछ यहाँ पर लग रहा है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है। तो अगर मैं थर्ड को निकाल दूँ, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2 ओनली। अब रैप्टर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अ रैप्टर इज अ बर्ड ऑफ प्रे। अ बर्ड ऑफ प्रे इज कार्निवोरस, ऐसा जो मीट खाता है, चिकन खाता है, वो वाले, ये मीट ईटिंग एनिमल्स है। दैट किल एंड ईट मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, इंसेक्ट। जो हम लोगों ने देखा है कि ये जितने भी छोटे छोटे कीड़े पतंगे हैं, मैमल्स, हम सबको खा लेते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए कौन होते हैं रैप्टर्स, जैसे कि आउल, उल्लू हो गया, वल्चर हो गए, हावक हो गए, ईगल हो गए, ये सारे के सारे रैप्टर्स ही होते हैं। इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, ये जो पूरी की पूरी इसको सेव करने की मुहिम चल रही है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो लीगली बाइंडिंग नहीं है हमारे पास। इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ रैप्टर MOU, इंडिया भी इसका सिग्नेटरी पार्ट है, इंडिया ने भी इसको साइन किया है, तो इट मीन्स इंडिया में भी बातें चल रही है कि कैसे वल्चर को सेव किया जाए। अब वल्चर भी एक रैप्टर ही है, तो वल्चर को सेव करने के लिए इंडिया ने एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, वल्चर एक्शन प्लान 2020 to 2025। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेव प्रोग्राम। अब सेव की फुल फॉर्म क्या है, सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो ऐसे जो सेव प्रोग्राम है, ये फुल फॉर्म आ जाती है, जहाँ इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं है, सिग्नेटरी है कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली मिलते हैं एनवायरनमेंट में, इसको अच्छे से ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, इज हैज़ बीन रिसेंटली इन न्यूज़, अभी अभी ये न्यूज़ में था। इट इज़ रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी, इसको कौन सी बॉडी ने रिलीज़ किया है, तो देख लेते हैं जी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO के नाम से जानते हैं हम लोग, ये एक हमें पता है कि रोम बेस्ड एजेंसी है। उसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद है नीति आयोग। अब स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, स्टेट की बात हो रही है, तो इट मीन्स इंडिया के अंदर की बात चल रही है, कहीं ज़्यादा दूर की बात नहीं है, तो इंटरनेशनल बॉडीज़ तो होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपको गैस भी लगाना हो। एंड अगर फूड सेफ्टी की बात चल रही है, तो साथ में यहाँ पर फूड सेफ्टी आ गया, तो इसका सही आंसर होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वो बॉडी है जो कि इसको पब्लिश करती है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने अभी रिलीज़ किया है इस इंडेक्स को। ये थर्ड टाइम इंडेक्स हुआ है, अभी तक हम लोगों ने इससे पहले 2 बार इंडेक्स को पब्लिश किया था, इस टाइम थर्ड बार कर रहे हैं। और इसको डेवलप करने वाली जो बॉडी है, इसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं, FSSA है, जिसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इन्होंने टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स ऑन 5 सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स ऑफ द फूड सेफ्टी, जितनी भी स्टेट्स हैं उनको 5 पैरामीटर्स है जिस बेसिस पे इसको चेक कर रहे हैं। जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलेंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये सारे के सारे पैरामीटर है। जो भी स्टेट इन पैरामीटर्स में अच्छी होगी वो टॉप पे आएगी, जो अच्छी नहीं होगी वो नीचे रहेगी। और हमें पता है कि जो लार्जेस्ट स्टेट है, जैसे कि लार्जेस्ट कैटेगरी वाइज है, उसमें गुजरात टॉप पे है, उसके बाद केरला एंड तमिलनाडु। ये भी याद रखना आप लोगों को कि कौन सी स्टेट टॉप पे है। अगर स्मॉल स्टेट की बात करें, छोटी स्टेट की, तो गोवा फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद मेघालय है एंड मणिपुर है। अगर यूटीज़ की बात करें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया हमारे पास, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार हो गया एंड न्यू दिल्ली। इसमें न्यू दिल्ली टॉप पे है, तो टॉप पे न्यू दिल्ली है, छोटी स्टेटों में गोवा टॉप पे है एंड गुजरात बड़ी स्टेटों में फर्स्ट नंबर पे आती है। आपको सेकंड और थर्ड नंबर भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है इस जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है, जब मैं कहूँ ये जो आज का लेक्चर उसका लास्ट क्वेश्चन है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भाई कहते हैं रीड करो इनको, क्या है, द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इज कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN ने कह रहे हैं कि कोई वर्ल्ड कंजर्वेशन नाम का कोई प्रोग्राम है, उसको अभी अभी कंडक्ट किया है। सेकंड स्टेटमेंट है द फर्स्ट वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस वाज हेल्ड इन स्विट्जरलैंड 1948। एंड थर्ड है इंडोनेशियाज कोमोडो ड्रैगन हैज़ बीन मूव्ड फ्रॉम वल्नरेबल टू एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट अपडेटेड। अब देखो, अगर कोई ऐसा एनिमल, कोई ऐसा फ्लोरा फोना जिसकी की जो कैटेगरी वो चेंज होती है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट की बात है ये थोड़ा गलत है, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड में नहीं हुआ था, ये एक्चुअल में हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज द रॉन्ग। अगर मैं सेकंड निकाल दूं तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट एंड थर्ड, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन IUCN कंडक्टेड द वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस विच इज़ हेल्ड एवरी 4 ईयर, ये भी ध्यान रखना कि हर 4 साल के बाद होती है। और जो फर्स्ट हुई थी जैसे कि 1948 में हुई थी, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो स्विट्जरलैंड में नहीं हुई थी, वो USA में हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये वो एनिमल की बात है जिसकी कर रहे थे हम लोग, ठीक है जी। चलो जी, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, आप यहाँ तक आए हो, तो अब वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, अपने दोस्तों से अच्छे भी जरूर कर देना, और जो बाकी वीडियोज़ हैं वो भी जरूर देख लेना। ओके जी, आगे आपके लिए और वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।